गुरुकुल के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, एक बार फिर से आप लोगों के सामने संस्कृत भाषा विज्ञान के कुछ अनछुए विषयों के ऊपर में चर्चा के लिए उपस्थित हूं। संस्कृत लिंग्विस्टिक्स जो कि हम लोग लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, लगातार जानते चले आ रहे हैं, उसी में हमने भारत ईरानी भाषा इसको जानने की कोशिश की है। और भारत ईरानी भाषा जब कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से भारत यानी संस्कृत और ईरानी भाषा के संबंधों के ऊपर में हम परिचर्चा करते आ रहे हैं। और इसी क्रम में हमने ईरानी भाषा के विविध विश्लेषणों को जाना है और उनकी क्या समीपता है उनको जाना है, और उनके कुछ जो अभी शेष अंश हैं उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि जब भी कभी संस्कृत भाषा की तुलना किसी भाषा के साथ की जाती है तो वो तुलना उसी काल की भाषा होगी या उसी समय की भाषा होगी जिस समय संस्कृत अपने उत्थान पर था। मित्रों, जब हम कहते हैं कि संस्कृत अपने उत्थान पर था तो इसका साक्षात संबंध यह है, इसका यह नहीं कि संस्कृत पूर्णतया पतनाभिमुख है, अभी पतन की ओर जा रहा है, बल्कि जब संस्कृत कभी राजकीय भाषा हुआ करती थी या संस्कृत में जब संवादों की व्यवस्था थी, अभिलेख लिखे जाते थे, जन सामान्य में संस्कृत में ही संदेश भेजे जाते थे, तो उस समय की भाषाओं में हमने पहले अवेस्ता को जाना। और अवेस्ता का ही व्यापक रूप को अगर समग्र संदर्भ में जिस तरह हम भारतीय भाषा कहते हैं उसी प्रकार ईरानी भाषा की चर्चा हमने शुरू की थी। और तदनुसार हमने ईरानी भाषा को इन तीन भागों में बांटा था, और ये जो अपने तीन भाग थे ये प्राचीन ईरानी, मध्यकालीन ईरानी और आधुनिक ईरानी, इन तीनों भाषा के संदर्भ में हमने ईरानी भाषा को जाना। इसी आधुनिक ईरानी भाषा के विषय में हमने फिरदौस आदि की चर्चा की, और जो आज की फारसी भाषा है वही आधुनिक ईरानी भाषा कहलाती है। और तदनुसार यह जो आधुनिक फारसी भाषा है ये मध्यकालीन ईरानी से विकसित हुई है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि प्राचीन ईरानी से मध्यकालीन ईरानी विकसित हुई, उसी प्रकार मध्यकालीन ईरानी से प्राचीन ईरानी भाषा विकसित हुई है। मित्रों, जिस प्रकार हम कहते हैं कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ है, उसी प्रकार हम ये कहते हैं कि आधुनिक ईरानी से मध्यकालीन ईरानी से आधुनिक ईरानी का विकास हुआ है। इस आधुनिक ईरानी यानी आधुनिक फारसी के जो सबसे प्राचीनतम और प्रसिद्ध साहित्य है वह शाहनामा है। इसकी रचना फिरदौसी ने की थी। इसे एक राष्ट्रीय महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार अवेस्ता जो जिंद अवेस्ता है जो जरथुष्ट्र के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है वह एक धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार फिरदौसी की जो रचना है वो राष्ट्रीय महाकाव्य का रूप ग्रहण कर चुका है। यह भाषा आप जानते हैं कि आधुनिक फारसी में है, लेकिन इस भाषा में अरबी भाषा के भी शब्द थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार आधुनिक फारसी में हम अरबी भाषा के शब्दों की अधिकता देखते हैं, उसकी तुलना में जो फिरदौसी की भाषा है, जो शाहनामा में प्रवर्तित भाषा है, उसमें अरबी भाषा के शब्द कम हैं। लेकिन इससे यह हमें पकड़ना, इससे हमें ग्रहण करना चाहिए कि जो आधुनिक फारसी का मूल स्वरूप बनना शुरू हो गया था, अन्य भाषाओं के शब्दों का संक्रमण इसमें होना शुरू हो गया था, और इसीलिए इसमें हम कह सकते हैं कि अरबी भाषा के शब्द आने शुरू हो गए थे। इसके बाद के साहित्य पर आप पूरी तरह से अरबी का प्रभाव देखते हैं। मित्रों, जिस प्रकार अगर हम भारतीय भाषाओं के शब्दों की बात करें तो जैसे हिंदी भाषा की चर्चा करते हैं, अगर हम प्राचीन हिंदी में जाते हैं तो उस प्राचीन हिंदी में आप देखेंगे कि संस्कृत का सर्वाधिक प्रभाव है। या अगर केवल हम दो हिंदी के लेखक मात्र को ध्यान में रख लें, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का जो संस्कृत है उनका जो झुकाव है, प्रेमचंद की जो हिंदी है उनका जो झुकाव है, उसमें आप उर्दू आदि की शब्दावली देखेंगे। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद की भाषा है उसमें विशुद्ध संस्कृत का प्रभाव देखेंगे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे अन्य भाषाओं के साथ किसी प्रथम भाषा का संपर्क प्रारंभ होता है तो उसमें अन्य भाषा के शब्द आने शुरू हो जाते हैं। और आज हिंदी में आप जितने भी समकालीन भाषाएं हैं, चाहे वो फ्रेंच क्यों ना हो, स्पेनिश क्यों ना हो, अंग्रेजी की तो बात ही छोड़ दें,
उन सारी भाषाओं के शब्द इसमें समाहित हो गए हैं। इसी प्रकार जो आधुनिक ईरानी है, आधुनिक फारसी है, उसके ऊपर वाक्य रचना के ऊपर भी संस्कृत का फारसी का प्रभाव है, अरबी का प्रभाव है। मतलब फारसी के ऊपर अरबी का प्रभाव पूरी तरह से दिखना प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि फिरदौसी के बाद की फारसी रचना आदि प्रायः एक सी है, किंतु नए शब्दों की संख्या इसमें पर्याप्त है, अर्थात शब्द सृजन शुरू हो गया था। जो भाषा विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है, रूप रचना, संरचना, यानी मॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं, रूप विज्ञान जिसे कहते हैं, उस दृष्टि से अगर ईरानी भाषा की बात आप देखें तो नए शब्दों का सृजन प्रारंभ होना शुरू हो गया था और नई साहित्यिक रचनाएं आनी शुरू हो गई थी। अगर समग्र रूप से आधुनिक फारसी की विशेषता को हम लोग जाने तो यह मध्यकालीन जो फारसी है उसकी अपेक्षा आधुनिक फारसी सरल है, समझना आसान है। ठीक उसी प्रकार जैसे वैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत जो है वह आसान है। हिंदी की तरह इसमें वियोगात्मकता देखी जाती है। अनेक विदेशी यानी ईरानी भाषा में, फारसी भाषा में अनेक विदेशी भाषाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, लेकिन खास करके फ्रांसीसी शब्द जो है इनकी बहुतायतता हम पाते हैं। मध्यकालीन की अपेक्षा इसमें शब्द रूपों में हम कम संख्या देखते हैं। मित्रों, अगर हम इसको संस्कृत की दृष्टि से देखें तो आधुनिक संस्कृत में एक नया प्रयोग प्रारंभ हुआ है, और वह प्रयोग क्या प्रारंभ हुआ है कि हम द्विवचन के शब्दों का एक तरह से प्रयोग नहीं के बराबर आजकल कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि द्विवचन के शब्दों का पूरी तरह से निषेध हो गया है, लेकिन संस्कृत को सरल बनाने की दृष्टि से जो संस्कृत भारती हो या लोक भाषा संस्कृत आदि हो या ऐसे कई जो संस्थाएं जो संस्कृत के समुत्थान के लिए समर्पित है, इन संस्थाओं के माध्यम से संस्कृत को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस सरलता की दृष्टि से जो दो प्रमुख परिवर्तन प्राप्त कर रहे हैं उसमें एक है कि द्विवचन के प्रयोग से अपने को रोकना, और दूसरा आत्मनेपद धातुओं का भी यथा कथनचित क्या होता है कि प्रयोग न करें, ताकि संस्कृत को और सरल बनाया जा सके और आम छात्रों में संस्कृत को समझने की प्रवृत्ति है वह बढ़े। तो इस प्रकार से क्या होगा, शब्द रूपों की संख्या कम हो गई। ठीक उसी प्रकार फारसी भाषा में हम अगर देखें तो प्राचीन फारसी या मध्यकालीन फारसी की अपेक्षा इसमें शब्द रूपों की संख्या कम है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने जो एक ईरानी भाषा है उनकी समग्रता अर्थात अवेस्ता काल से लेकर के यानी वेद के उत्तरार्ध के समय जब से ईरानी भाषा का समुदाय हुआ है तब से लेकर के हमने आधुनिक फारसी तक ईरानी भाषा की विशेषता को समझने का प्रयास किया। अब थोड़ा बहुत इसका हम प्रयोग देख लेते हैं, इनकी समानता देख लेते हैं कि वैदिक संस्कृत से क्या है, प्राचीन ईरानी और वैदिक संस्कृत में समानता क्या है। एक खास करके अगर देखेंगे तो दोनों में एक बड़ा ही अद्भुत साम्य है, और एक भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है कि दोनों सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, यानी एक ही मां की दो संततियां हैं दोनों भाषा। अब इसका हम अर्थ कैसे लेंगे, तो इसका जो भाषा विज्ञान में जो सिद्धांत प्रवर्तित हुआ कि एक मूल भारोपीय भाषा की परिकल्पना की गई और उसी मूल से अन्य भाषाओं का विस्तार हुआ। तो उस दृष्टि से जो मूल भाषा होगी उस भाषा से जो विस्तार करने वाली प्राप्त करने वाली अन्य भाषाएं होंगी वो सिबलिंग्स हुए, वे सहोदर हुए, अर्थात एक भाषा की संततियां हुई। इसी तरह से भाषा वैज्ञानिक ये अनुमान करते हैं, ये परिकल्पना करते हैं कि अवेस्ता और वैदिक संस्कृत इनका मूल कोई एक रहा होगा, या नहीं तो ये भाषा आपस में अपनी प्रकृति को साम्य बनाने में प्रयत्नशील होंगे, या किसी भौगोलिक कारण से या लगातार लोगों के आने जाने से इन दोनों भाषाओं ने अपने में एक साम्य की स्थापना कर ली। और इसी कारण से कि एक के बिना दूसरे का जो विश्लेषण है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। अर्थात अगर आपको वैदिक संस्कृत को समझना हो, अगर वैदिक संस्कृत का अध्ययन करना हो, वैदिक संस्कृत के विस्तार को देखना हो, वैदिक संस्कृत का प्रभाव अन्य क्षेत्रों अन्य भाषाओं के ऊपर देखना हो,
तो जो सबसे स्वाभाविक भाषा होती है तुलनात्मक दृष्टि से, वह अवेस्ता होती है। और अवेस्ता के विश्लेषण के उपरांत हम वैदिक संस्कृत की जो हमारी ग्राह्यता है वो और अधिक सरल और सहज बन जाती है। रूप रचना की दृष्टि से दोनों तक में अत्यंत नैकट्य है। अब रूप रचना देखिए, वैदिक संस्कृत के विषय में हमने बहुत सारी टिप्पणी की है और उसमें रूप रचना आदि के ऊपर भी चर्चा की है। तो अगर उनको लेकर के देखें, और जैसे हमने बार बार चर्चा की, अभी कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उन उदाहरणों से भी आपको पता चलेगा कि इन दोनों में कितना अधिक नैकट्य है। ध्वनि परिवर्तन नियमों के अनुकूल है। जिस प्रकार हम संस्कृत में ध्वनि परिवर्तन देखते हैं, उदाहरण के लिए जब पाणिनि के सूत्रों को देखते हैं, झलाम जशोन्ते, यानी झल के स्थान पर जश हो जाता है और तब जाकर के वाक प्लस ईश हम वागीश बनाते हैं, तो ये सारे के सारे हमें जो ध्वनि है कि क ध्वनि ग में परिवर्तित हो रही है, तो ऐसी जो चीजें हैं हम संस्कृत में देखते हैं, लेकिन अवेस्ता में भी ऐसा देखा जाता है। और कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर अपने ध्वनि के परिवर्तन मात्र से अगर आप अवेस्ता में अगर आप शार्पली चेंज करते हैं अपनी ध्वनियों को या अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो अवेस्ता को आप वैदिक संस्कृत में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना अधिक ध्वनि साम्य है। अब जरा देखिए, ध्वनि के नियम के अनुकूल है। हमने आपके लिए एक दो उदाहरण यहां लाया है और उन उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझते हैं। सबसे पहले अगर हम यह देखें कि अवेस्ता के यास्न 10 और 8, ये अवेस्ता की रचना प्रक्रिया है। जिस प्रकार हम वैदिक जो खास करके जो ऋग्वेद आदि का अध्ययन करते हैं, तो उनमें भी संरचना की दृष्टि से देखते हैं तो मंडल है, फिर सूक्त है और फिर मंत्र है। यानी मंडल के अंतर्गत सूक्त और सूक्तों के अंतर्गत मंत्र होते हैं। उसी प्रकार अवेस्ता का भी विश्लेषण है, यास्न 10, 8। तो ये देखिए क्या है, हम पहले अवेस्ता के मंत्र कहें, वर्ष कहें, श्लोक कहें, जो भी उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता होगा उसको पढ़ते हैं आपके सामने। मित्रों, आवश्यक नहीं जो अवेस्ता का वास्तविक उच्चारण है वह उच्चारण में आपके सामने प्रकट कर पाऊं, लेकिन जिस प्रकार हम संस्कृत की दृष्टि से उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने यह उच्चारण प्रस्तुत करूंगा और उसे आप सुने ध्यान से। अवेस्ता बोल रहा हूं। यो यथा पुत्र अम ऋण अम ह ओम ओम बंद एता मस्यो फ्र आव्यो तनुव्यो ह ओमो 20 इते बयेश जाई। सामान्य रूप से तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस भाषा से हमारा संपर्क नहीं होता उस भाषा के शब्दों का प्रयोग का सामान्य अर्थ होता है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराई। लेकिन अगर हम इसको जोड़ते हैं, अब संस्कृत में इसको कन्वर्ट करते हैं, वैदिक में इसका रूपांतरण करते हैं, तो देखिए पहली पंक्ति थी यो यथा पुत्र अम ऋण अम ह ओम ओम बंद एता मस्यो फ्र आव्यो तनुव्यो ह ओमो 20 इते बएश जाई। वैदिक रूपांतरण, यो यथा पुत्रम, जो पुत्र अम है वो पुत्रम बना। क्लियर है? पुत्रम, अगर आप पुत्रम को पुत्रम, और ऋण अम तरुणम। वरुण आदि के संपर्क में हमने समझाया था कि कैसे रिप्लेसमेंट होता है शब्दों का। वाराणसी आदि के उदाहरण में हमने उस भाषा विज्ञान की दृष्टि से हमने उनके रिप्लेसमेंट को देखा। फिर कह रहे सोमम, ओम ओम है, ये सोमम है। अगर आप स जो ह में परिवर्तित होता है, होम होम ओम ओम हुआ। वंदेत, बंद एत है, तो द में अगर ए को आप गुण कर दें तो देखिए बंदेत, मस्यः मर्त्यः। हां, यही एक शब्द है जो शब्द ध्वनि के सर्वाधिक निकट नहीं है, लेकिन रेस्ट जितने भी और देखेंगे। नीचे आइए, प्र हम लोगों ने देखा है कि अल्प प्राण महाप्राण में बदल जाता है। वहां हमने देखा भ जो है ब में बदल जाता है, तो उसी प्रकार फ्र जो है वो प्र में बदलेगा ही। तो फ्र है प्र, आभ्यो आभ्यः, तनुभ्यो तनुभ्यः, ओमो सोमो, बीसईते विशते, बयेश जाई भेष जाई। क्लियर जो लग रहा है कि ऐसा केवल ये ध्वनि का परिवर्तन है और कुछ नहीं। अवेस्ता के मंत्र, वेद के मंत्र,
दोनों में सिमिलैरिटी देखिए। वेद के ये मंत्र नहीं है, क्षमा करेंगे, ये वेद के मंत्र नहीं है, केवल इसको वैदिक मंत्र की दृष्टि से कन्वर्जन इसका हुआ है, केवल कन्वर्ट हमने किया, ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म ऑफ अवेस्ता इन वैदिक संस्कृत। यो यथा पुत्र अम रुन अम ह ओम ओम बंद एता मस्यो फ्र आभ्यो तनुभ्यो ह ओमो बीस इते बयेश जाई। वैदिक रूपांतरण है यो यथा पुत्रम तरुणम सोमम वंदेत मर्त्यः प्र आभ्यः तनुभ्यः सोमो विशते भेषजाय। सिमिलरली एक और उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण इसलिए नहीं है, यह वेदों से नहीं उदाहरण लिए गए हैं। शुरू में ही हमने कहा कि केवल ध्वनि का रूपांतर कर देते हैं तो अवेस्ता जो भाषा है उसको वैदिक भाषा में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। और मित्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय में इसके ऊपर में या कहीं अन्य भी इसके ऊपर में कई सारे शोध हो रहे हैं, जिन शोधों के माध्यम से भी हम वैदिक संस्कृत और अवेस्ता को आसानी से समझ सकते हैं। अभी जो मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें जो एक बाईं ओर का जो कॉलम है वो अवेस्ता है और जो दाहिनी ओर का कॉलम है वह वैदिक संस्कृत है। अगेन वैदिक संस्कृत में कन्वर्ट किया हुआ है, ट्रांसलिटरेटेड है, ध्वनि को वैदिक ध्वनि के अनुसार बदला गया है। देखिए, पहले में होगा हावनीयम आ रतुम आ, हावनीयम आ रतुम आ, सर्वानम आ ऋतुम आ, ह आमो उपाइत जरथुस्त्रम, होमो सोमो सोम, उपायित उपैत जरथुष्ट्रम, आत्रम पईरी य आज दथंतम, आत्रम अत्रि, पईरी परि, य आज दथंतम योष दधंतम, यानी परियोष दधंतम। और दूसरा में देखेंगे कि गाथाश्च श्रावयंतम, एज इट इज आपको संस्कृत में मिल जाएगा, गाथाश्च श्रावयंतम, यानी दोनों शब्द दोनों जगह समान शब्द उपलब्ध है, अवेस्ता में भी संस्कृत में भी। गाथाश्च श्रावयंतम, आदिम परसत जरथुष्ट्र को नर अहि, आदिम आतम, परसत पृच्छत, जरथुष्ट्र को नर असि, को नरह असि। तो क्लियर आप देखिए कि ध्वनि परिवर्तन से अवेस्ता को संस्कृत में परिवर्तित किया जा सकता है। यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि कितनी समानता है वैदिक संस्कृत और अवेस्ता में, वैदिक संस्कृत और प्राचीन ईरानी भाषा में। आगे के दो लाइन को देखें, यम अजम विस्पेह अंह उस, यम अहम विश्वस्य असोह। देखिए, यम अजम, अजम हो गया अहम, विस्पेह विश्वस्य, अंह उस असोह, अस्त्वतो श्रेष्ठम दादरस, अस्थिवतः श्रेष्ठम ददर्श। तो ये एक उदाहरण है, जिस उदाहरण को यहां लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमने आपके सामने यह कहा कि अवेस्ता के ध्वनियों का यथोचित परिवर्तन करके एक दूसरे की रचना को समझा जा सकता है, एक दूसरे की रचना के अनुकूल हम इसे पाते हैं। और तभी हमने ये कहा कि एक दूसरे के एक का की जो पूर्णता है वो दूसरे के विश्लेषण से है और दूसरे की जो पूर्णता है वह पहले के विश्लेषण से है। अर्थात दोनों भाषा को अगर समझना हो तो दोनों भाषा को परस्पर तुलनात्मक दृष्टि से समझा जा सकता है। मित्रों, जो हमने चेंजेस की बात की थी आपके सामने, जो अभी हमारे चेंजेस आए थे, पहले भी हमने इसे प्रपोज किया है आपको कि किस प्रकार ये परिवर्तन हो रहे हैं। जी, दी, ज जो है द में, दस्त, हस्त, आजम, अहम, अबरत, अबरत, अबहरत जो भ ब में बदलता है। और इसके साथ ही हम दो चार शब्दों पर ध्यान रखें। शब्द है यामा अवेस्ता का, जो आकर के बाद में क्या बनता है, जाम। जाम जो शीशे के जो पदार्थ होते हैं, तब बर्तन होते हैं, जाम कहते हैं ना, एक जाम। इसी तरह अवेस्ता में शब्द है यातु, जो बाद में बनता है जातु। और संस्कृत में भी आप देखेंगे कि वहां पर भी वो यातु शब्द है। तो इस तरह से आप आधुनिक भी दृष्टि से, हां, हुआ है क्या केवल परिवर्तन कि हमें बोलने में हम इतनी शीघ्रता का प्रयोग करते हैं
कि जिसके कारण दूसरी भाषा की समझ हमें नहीं हो पाती। अगर उन्हीं भाषाओं को हम स्फुट रूप में सुने, जाने, तो मैं समझता हूं कि जो मिडिल ईस्ट की भाषा है उन भाषाओं को समझा जा सकता है, आसानी से ये भाषाएं समझी जा सकती है। मैं एक निष्कर्ष के रूप में आपके सामने यह बात जरूर रखना चाहूंगा कि संस्कृत एवं अवेस्ता के उस तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यदि संस्कृत का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए तो संस्कृत के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अवेस्ता सर्वाधिक आवश्यक है। अब संस्कृत के ऐतिहासिक अध्ययन की बात क्या रही, अर्थात अगर संस्कृत की प्राचीनता, संस्कृत के जड़, संस्कृत की संरचना, संस्कृत की ध्वनि, ऐसी ध्वनियां जो ध्वनियां विलुप्त होती जा रही या जो ध्वनियां विलुप्त हो गई, उन ध्वनियों को यदि पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाए, जैसे दंत्योष्ठ जो व है वो विलुप्त हो रहे हैं, जैसे हमारे ड़ हैं ये विलुप्त हो गए। मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो लृ वाले शब्द है, लृ हमारे यहां नहीं अब उपलब्ध है। लौकिक संस्कृत में लृ शब्द का प्रयोग हम करते ही नहीं। केवल उदाहरण मात्र, उदाहरण के लिए हम दो जगह पढ़ते हैं, एक लृ प्लस आकृति लाकृति और तब प्लस लृकार तवलकार। बस इन दोनों उदाहरणों के अतिरिक्त मैं, जहां तक मेरा कम से कम ज्ञान है, लौकिक संस्कृत में हम लृ के शब्द नहीं पाते, लृ से निर्मित शब्द नहीं पाते। तो कल को ये ध्वनियां भी विलुप्त हो जाएंगी, या बल्कि ये कहें कि ये ध्वनि भी विलुप्त हो गई। लेकिन ऐसी ध्वनियों की स्थापना के लिए अब देखेंगे जो उपनिषदीय गुंग ध्वनि है, या जो जिह्वा मूलीय है, या जो उपदमानीय है, हम ये सारी ध्वनियां हमारी विलुप्त हो रही हैं। कई कारण है। एक कारण तो यह है कि हम इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, हमारे लिए प्रयोग का कहीं अवसर नहीं प्राप्त होता। हां, वैदिक यज्ञों में मंत्रोच्चारण के क्रम में हम इन ध्वनियों को जरूर लाते हैं, लेकिन वहां पर भी क्या गया कि उद्देश्य मात्र तक के लिए वो ध्वनियां सुरक्षित रह गई, आम लोगों में वो ध्वनि नहीं देखी जाती। और दूसरी बात यह भी है कि हमें उसकी उपयोगिता का एहसास नहीं हो रहा, हमें उनकी उपयोगिता नहीं दिख रही, इस कारण भी ये ध्वनियां हमसे विलुप्त हो जा रही है। लेकिन जो मैंने शुरू में ही कहा कि अगर इन ध्वनियों की पुनः स्थापना की आवश्यकता पड़े, या अगर हमारा इंटरेस्ट हो कि संस्कृत के उन सारी ध्वनियों को हम रिवाइव करें, तो उसके लिए अवेस्ता का अध्ययन आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो कभी कभी हम लोग संस्कृत, वैदिक संस्कृत के इतिहास को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस संस्कृत को हमें ऋग्वेद या ऋग्वेद के बाद तक सीमित कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि अगर उसके इतिहास को आगे ले जाना पड़ेगा तो शायद हम अवेस्ता का अध्ययन करें, और फिर अवेस्ता के अध्ययन से, तुलनात्मक अध्ययन से उस वैदिक संस्कृत के इतिहास की स्थापना की जा सकती है। क्यों? क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे ग्रंथ हैं, हमारे कई सारे ऐसे अप्राप्त वैदिक साहित्य हैं जो विलुप्त हैं, जो नहीं हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो शायद इस प्रकार के अध्ययन से हम उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो मित्रों, ये हमने अवेस्ता, हमने प्राचीन ईरानी, हमने मध्यकालीन ईरानी, हमने आधुनिक ईरानी अर्थात जिसे हम फारसी कहते हैं, हमने इनको भी जाना और इनको भी समझा, और तदनुसार हम एक इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि जिस प्रकार प्राकृत, जिस प्रकार पाली संस्कृत को पूरी तरह से समझने के लिए जरूरत है, या जिस प्रकार समानता अपने साथ कैरी करती है प्राकृत और पाली भाषा, उसी प्रकार भारत से दूर एक ऐसी भाषा जो उपलब्ध है, जिनका साहित्य है, हम उनको भी जान सकते हैं अपने इस संस्कृत के माध्यम से। हमारी ये परंपरा, हमारी ये श्रृंखला जारी रहेगी, और मैं समझता हूं कि इसके बाद चूंकि हम एक अपने संस्कृत के मूल तत्वों में प्रवेश करेंगे, और इसलिए संस्कृत के इतिहास को जानना आवश्यक है, और हम इसके पश्चात संस्कृत के उस ऐतिहासिक अध्ययन को जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।